सो क्वेश्चन नंबर 2 जो सारा कह रही है इसको थोड़ा पहले क्लियर करते हैं। फॉर द रिएक्शन N2O2 it will combine to make 2NO, the production of NO will be favored by। अब इस पे तो बड़ा ये आसान सा था, एक है भी N2 और O2 को हम कंबाइन कर रहे हैं और इनके थ्रू हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रिपेयर होगा, यानी कि NO यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है इसकी डेवलपमेंट होगी। अब ऐसा क्या किया जाए सेक्शन के अंदर कि जो हमारी प्रोडक्ट है यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड है इसकी क्वांटिटी को हम इन्हांस कर सकें, इसको हम इंक्रीज कर सकें। देखो मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, एक तो ये कि हमें यहाँ पर क्लियरली अंदाजा भी हो रहा है कि रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट हमारे पास हैं, ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जहां तक बात है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में इक्वल हैं। सो यहाँ पर हम प्रेशर की इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट या वॉल्यूम की इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट वाला तो पॉइंट अप्लाई कर नहीं सकते क्योंकि वो इफेक्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। बाकी ऑप्शंस हमारे पास कौन सी रह गई हैं, और आप जानते हैं कि कैटलिस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो कहते हैं ना रेट ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है, उसको इन्हांस करता है, हम अर्ली जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन को गेन कर सकते हैं, ठीक है। जो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बच जाती है डी वाली, वो है हाई कंसंट्रेशन ऑफ N2, यानी कि आप अगर जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज करोगे तो प्रोडक्ट की अमाउंट खुद ब खुद इंक्रीज हो जाएगी, तो इसके थ्रू ही आप लोग कर सकते हैं। सो इसका आंसर डी था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 तो हो गया है कंप्लीट। 21 कह रहे हैं भाई, 21 कर लेते हैं जल्दी से। साथ साथ देखना है आप लोगों ने, ये क्वेश्चन नंबर 2 था जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, और क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको बताया है कि प्रेशर और वॉल्यूम का इफेक्ट होगा नहीं क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट आपस में इक्वल हैं, और कैटलिस्ट कभी भी जो है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर इफेक्ट नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ हमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इन्हांस करना होगा ताकि हम अपना फाइनल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज कर सकें। 21 की जहां तक बात है, सो 21 हमारे पास क्या है, फॉर विच सिस्टम डज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैज यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन पर कंसंट्रेशन, ठीक है। अब इसमें मैं जो इसका राइट ऑप्शन था, जो सी ऑप्शन था, मैं जरा उसको एलेबोरेट करूंगा, अगर आप लोग देख भी लें। चलें इसको देख लेते हैं जल्दी से। देखिए आप ये बात जानते हैं केसी का मतलब क्या होता है, केसी का मतलब होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, जस्ट मैं इसको पी लिख लेता हूं, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि किसका यूनिट कंसंट्रेशन पर यानी पर कंसंट्रेशन होगा, यानी हम इस यूनिट को डिराइव करना चाह रहे हैं और देखना चाह रहे हैं कि कौन सा केमिकल रिएक्शन हमें ये प्रोवाइड करेगा। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको तमाम की तमाम एक्सप्रेशंस पे गौर करने की और उसकी केसी एक्सप्रेशंस को लिखने की, उससे जो है डिराइव करने की जरूरत कतई नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ तब मुमकिन हो सकता है कि जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो हैं इट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास होंगे, ठीक है। जब भी हमारे पास कोई इस तरह का केमिकल रिएक्शन होगा इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर हो एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, हमेशा जो यूनिट होंगे केसी के वो इस तरह से आएंगे। अगर जो 1 का डिफरेंस है तो -1 होगा, 2 का डिफरेंस है तो -2 हो जाएगा। अब आप अपनी ऑप्शंस देख लें, यहाँ पर जो ऑप्शंस उसने आप लोगों को प्रोवाइड की हुई है, अगर आप उस पर गौर करते हैं तो जैसे हमारे पास यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, सो इसमें जो मोस्ट फेवरेबल हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं आंसर बनता है, वो सी बनता है। सी वाला ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन बनता है। और क्यों बनता है मैं उसका आपको डिफरेंस रीजन आपको बता देता हूं मैं आप लोगों को। हम यहां पर ले रहे हैं NO2, ठीक है, और ये अपने आप को कन्वर्ट करेगा इनटू N2O4, ठीक है भाई। अब इसमें हम जान रहे हैं, यहां पर देख भी रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट हमारे पास 2 हैं और ये 1 है। सो अगर हम 1 - 2 करेंगे सो इट विल गिव अस -1, ठीक है। इसी तरीके से जो इक्वेशन नंबर इसकी ऑप्शन नंबर 1 है वो भी अगर आप देख लेना तो अमोनिया प्रिपरेशन उसने मेंशन किया हुआ है। अमोनिया प्रिपरेशन इसमें आ नहीं सकता, क्यों नहीं आ सकता वो भी आप देख लें भाई, क्यों नहीं इसके अंदर हम इसको फॉल कर सकते हैं। इसलिए फॉल नहीं कर सकते कि ये 2 मोल है, ये 3 मोल है, ये 1 मोल है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट हमारे पास 4 हैं और प्रोडक्ट हमारे पास 2 हैं, सो 2 - 4 करेंगे -2 आ जाएगा और हमें चाहिए है -1। सो आप सिंपल कहेंगे कि ये हमारे पास मोर अप्रोप्रिएट आंसर है। 21 का आंसर हमारे पास इसका सी ऑप्शन होगा। स्टार्ट से ही करवाएं प्लीज। चलें जी, ठीक है, जबीन कह रही है स्टार्ट से करवा देते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूं और इसमें यहां पर आपने देखना ये है कि जो आप लोग डिस्कशन कर रहे हैं ना उसमें फिर वापस वही बात आ जाएगी, वही एलिमेंट आ जाएगा कि यहाँ पर इस वक्त मैं आया हूँ आप लोगों के क्वेश्चंस को सुनने के लिए और आप लोग आपस में क्वेश्चंस के बजाय आपस में डिस्कशन करते हैं तो फिर उससे वाकई फिर थोड़ा अजीब फील होता है। सो अगर आप लोगों को लगता है कि भी अगर अपने डिस्कशन करनी है तो मैं आपको पूरा प्रॉपर टाइम दूंगा, आप प्रॉपर टाइम लें और उसको डिस्कस कर लें आपस में, जो चीज़ भी आपने बातें शातें करनी वो करें। मैं फिर चला जाता हूँ, या फिर ये है कि अल्टीमेटली हम फिर आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो आपने खुद से डिसाइड करना है कि
डिस्कशन करनी है या फिर आपने बातें करनी है, ठीक है। इशरत कह रही है हमें उसके राइट ऑप्शन ए था सर, से मैसेंजर पे भी पूछा था भी किसका क्वेश्चन का आंसर पूछ रही है इशरत, मुझे नहीं पता चल रहा। अच्छा, इसमें ये है कि फिर मैं 1 से स्टार्ट कर लेता हूं। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको करवा दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 21 है, मैं इसको रेज नहीं करूंगा जब तक हम यहां नहीं पहुंचते, ठीक है। सो 1 से स्टार्ट करते हैं, सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, अस्मा के भी आ जाएंगे, माहदूर के भी आ जाएंगे, जो लोग पूछ रहे हैं उसकी भी आ जाएंगे। सो जबीन का की बात मान लेते हैं। सो फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, फर्स्ट वन हमारे पास है फॉर विच, अभी देखो चैट डिसेबल मैं इसलिए नहीं करता, इसलिए नहीं करता कि भी आप लोग साथ साथ मुझसे पूछते रहें, ठीक है, मतलब कि क्वेश्चंस करते रहें। अब अगर मैं चैट को डिसेबल कर दूंगा तो क्वेश्चन कहां से पूछेंगे, डिस्कशन कहां रहेगी, डिस्कशन तो रहेगी नहीं, सिर्फ मैं बोल रहा हूं, आप लोग खामोश हैं। सो इसलिए आप लोगों को पूरा जो है वो कहते हैं ना कि भी आपको फ्री होल्ड हैंड देता हूं कि आप आराम से जो है ना मुझसे डिस्कशन करें, भी कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन मुझसे पूछते रहें, ठीक है, ठीक है। और मैं करूंगा जरूर इसका आंसर। फॉर रिएक्शन H2 एंड I2 जो कि हम कर रहे हैं एट 721 केल्विन, ठीक है, द वैल्यूज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 50 व्हेन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ बोथ 0.5 मोलर, ठीक है, द वैल्यू ऑफ Kp अंडर दिस कंडीशन इज। ये बड़ा सिंपल सा था, इसमें कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों को करवा रहा हूं, जल्दी जल्दी करवाऊंगा ताकि पूरे हम कर सकें। H2 प्लस I2 एंड इट विल फॉर्म 2HI। अब मैंने आप लोगों को ये बात कही हुई है, देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, Kp इक्वल्स टू Kc इंटू RT रेज टू पावर डेल्टा N हमारे पास होता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया है जब भी हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इक्वल हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के, तो Kp एग्जैक्टली तौर पे Kc के इक्वल होता है। आप खुद देख सकते हैं यहां नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 2 हैं और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट भी 2 हैं। सो 2 - 2 विल गिव अस 0, ठीक है। सो किसी भी चीज की पावर 0 हो तो 1 के इक्वल होता है। सो Kp इज इक्वल टू Kc। तो जो इसकी हमारे पास Kc की वैल्यू है जो कि 50 है, वो ही एग्जैक्टली इसकी Kp वैल्यू भी होगी जो कि हमारे पास 50 ही होगी। सो इसका सी ऑप्शन जो है वो राइट बनता है। सो क्वेश्चन नंबर 1 का सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन बनता है। मुझे बताइएगा कि साथ साथ आप लोग जो है देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं और क्लियर हो रहा है आप लोगों को। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास बनता है जी फॉर द रिएक्शन N2NO2, ठीक है, इट विल फॉर्म 2NO, द प्रोडक्शन ऑफ NO विल बी। अब ये देखो हमने क्वेश्चन नंबर 2 तो डिस्कस कर लिया कि चूंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आप नंबर ऑफ मोल्स आपस में इक्वल हैं तो प्रेशर या वॉल्यूम का इफेक्ट इस पे नहीं होगा। कैटलिस्ट एज सच जो है इक्विलिब्रियम की जो वैल्यू है, ठीक है, उस पे इफेक्ट करता नहीं है। सो अगर हमें मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट गेट करना हो तो हमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को इनहांस करना पड़ेगा ताकि प्रोडक्ट हमारे पास ज्यादा बन सके। सर कल के टेस्ट में प्रॉब्लम हुई मुझे एमसीक्यू सॉल्व करने में, बिल्कुल शान से अब वही करने लगे हैं, वही कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 इस पर डिस्कस कर लेते हैं। 3 है कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस इज वीक एसिड। ये देखो हमने पढ़ा हुआ है ना, हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि Ka इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Kb। Kb आ जाता है, ठीक है, Ka इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Kb हमारे पास आ जाएगा। यानी कि अगर हमारे पास जो है इनिशियली तौर पे स्ट्रॉन्ग बेस है तो उससे जो बनने वाला स्ट्रॉन्ग बेस है तो उससे बनने वाला कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, वो वीक एसिड होगा। ये चीज हमेशा आपने ध्यान में रखनी है कि अगर हम इनिशियली तौर पे एक स्ट्रॉन्ग एसिड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो वीक होगा। अगर हम इनिशियली तौर पे स्ट्रॉन्ग बेस का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे एक वीक एसिड बनेगा। मैं जरा एग्जाम्पल आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर देता हूं, सिंपल सी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे HCl की बात कर लेते हैं। सो अगर हम HCl की बात करते हैं ना भाई, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आप जानते हैं कि HCl जो है वो H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन में अपने आप को कन्वर्ट करता है। H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन में कन्वर्ट करता है। ये एक एसिड है, ठीक है, इससे ये हमारे पास क्या बन रहा है भाई, जरा इसको थोड़ा सा एलेबोरेटेड फॉर्म में लिख लें सर, लेकिन मैं 2 में कैटलिस्ट ऐड करने से भी इनहांस होगा। मैं आपको क्लियर कर दूं महानूर कि कैटलिस्ट का सिर्फ और सिर्फ इतना इफेक्ट होता है कि वो रिएक्शन की स्पीड को इनहांस करता है। यानी कि इक्विलिब्रियम लेट्स सपोज अगर 5 घंटों बाद डेवलप होना था तो हम जो है इक्विलिब्रियम को बाय यूजिंग कैटलिस्ट, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, उसको हम 2 घंटे या इवन 1.5 घंटे में उसी इक्विलिब्रियम को गेन कर सकते हैं। सिर्फ इतना इफेक्ट होता है। कैटलिस्ट कभी भी प्रोडक्ट की अमाउंट को इनहांस नहीं करता, उसको इंक्रीज नहीं करता। हामी मैं उस तरफ जाऊंगा, थोड़ा सा वेट करना है आपने, ठीक है। अच्छा, मैं इस वक्त डिस्कस कर रहा था किस चीज को, इस वक्त मैं डिस्कस कर रहा था कॉन्जुगेट एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा था और इसमें हम फिर वो जो OH और H पॉजिटिव वाला आई थिंक था वो भी देख लेंगे। देखो मैं आपसे कह रहा था कि Ka इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Kb होता है। यानी कि अगर आपने जो है ना एक एसिड लिया हुआ है, लेट्स सपोज HCl आपने लिया हुआ है, ठीक है, और उस HCl को अगर आप रिएक्ट करवाते हो विद वाटर, ठीक है, तो उसके थ्रू आप डेवलप करते हो क्या भी H3O पॉजिटिव
और Cl नेगेटिव डेवलप करते हो। अब इसमें ये एसिड है, ये बेस हो जाएगा। एसिड आप जानते हैं कि ये जो HCl है इट इज मच स्ट्रॉन्गर एसिड, ठीक है, जो कि रिएक्ट कर रहा है विद वाटर, ठीक है। तो हम ये बात कहते हैं कि अब यहां पर H3O पॉजिटिव बनता है और Cl नेगेटिव बनता है। H3O पॉजिटिव, जब ये रिएक्शन रिवर्स बैक होगा तो H3O पॉजिटिव एक एक्स्ट्रा H पॉजिटिव आयन जो उसने गेन किया था वो लूज करेगा और Cl नेगेटिव उसको गेन करेगा। सो इट मींस इट विल एक्ट एज एसिड एंड इट विल एक्ट एज बेस, ठीक है। सो एक स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करते हैं, इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा विच विल बी Cl नेगेटिव, इट विल बी वीक। ये स्ट्रॉन्ग है तो ये वीक बनेगा। अगर मैं एक स्ट्रॉन्ग बेस यूटिलाइज करता हूं, उससे जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा इट विल बी वीक। तो आप समहाउ कहेंगे कि द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है, इन कॉन्जुगेट सिस्टम, ठीक है, विल बी इनवर्सली रिलेटेड। यानी कि अगर आपने इनिशियल तौर पे स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का इस्तेमाल किया, उससे जो कॉन्जुगेट बेस या कॉन्जुगेट एसिड बनेगा इट विल बी वीक। अगर ये वीक है तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। समझ आइए इस पॉइंट की। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो वीक एसिड बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन ए बनेगा। मुझे बताएं यहां तक क्लियर हो चुका है आप लोगों को? ये पॉइंट क्लियर हो चुका है तो मुझे आपने जरा बता देना है, गो हेड कर देना ताकि मैं नेक्स्ट पॉइंट मूव कर सकूं, ठीक है। जी जबीन, शाबाश, बताइएगा। कोई मसला है तो आप साथ साथ डिस्कस कीजिएगा, ठीक है। हमारे पास सफिशिएंट टाइम होगा अगर आप कॉपरेट करें। कॉपरेट नहीं करेंगे, हजल क्रिएट करेंगे तो फिर हमारा जो है वो जो पूरा टारगेट है ना कि पूरा करने का, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो पूरा जो है ना हमने करना है, इंशाल्लाह आपकी कॉपरेशन उसमें साथ रहेगी, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है कि इफ द टेम्परेचर इन द सिंथेसिस, ठीक है, इफ द टेम्परेचर इन द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया इज डिक्रीज द अमोनिया फॉर्मेशन विल बी। अब यहां पे क्वेश्चन के लिए मुझे स्पेस चाहिए होगी तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 को रेज कर लेता हूं और आप लोगों को वो चीज एक्सप्लेन करता हूं। देखो, आप जानते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की हम इस वक्त बात कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो इसमें जो अमोनिया प्रिपरेशन का जो प्रोसेस है ना, इट इज 2NH3 बनता है और ये प्रोसेस जो है, ठीक है, इसमें डेल्टा H वैल्यू हमारे पास क्या होती है, नेगेटिव होती है, यानी कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। और आप जानते हैं कि इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है, जब भी आपने क्या करना हो, यहां पे उसने स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ है कि इफ द टेम्परेचर इज ऑफ द इन द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, ठीक है, इज डिक्रीज, तो फिर है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया विल बी, ठीक है। देखो, आप ये बात जानते हो कि जब जो है ना आप लोग क्या करते हो भाई, क्या कहते हैं, एक रिवर्स क्या कहते हैं, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस की बात करते हो। सो इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हो, सो टेम्परेचर की डिक्रीजमेंट जो है रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाती है एंड मोर अमोनिया विल बी फॉर्म। सो इंक्रीज का ऑप्शन इसका ठीक होगा सर, Ka इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa एंड सिमिलर केस विद Kb, राइट। हाँ बिल्कुल सही है, Ka इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जितनी Ka की वैल्यू छोटी होगी, Ka की वैल्यू छोटी होने का मतलब क्या होता है कि लेट्स सपोज अगर Ka की वैल्यू 1 10⁻⁻⁴ है, सो इसका जो pKa वैल्यू इसकी होगी ना वो हो जाएगी 4, ठीक है। अगर Ka हमारे पास लेट्स सपोज होता अस्मा 10⁻⁷, तो इससे pKa की वैल्यू हमारे पास 7 आती है, यानी कि जितनी छोटी Ka की वैल्यू होगी, क्योंकि छोटी वैल्यू ना ये 10⁻⁷ का मतलब ये हुआ कि 0.60 फिर एक आएगा, यहां पर 0.30 फिर एक आएगा। सो इट मींस इट इज स्मॉलर एज कंपेयर टू दिस वन। तो जितना छोटी ये होगी उतनी pKa वैल्यू बड़ी होगी, बिल्कुल सही कह रही हो अस्मा, ठीक है। और यहां पर मैं आपको बता रहा था कि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। सो इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस व्हेनेवर यू डिक्रीज द टेम्परेचर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट विल बी फेवर्ड, ठीक है। तो प्रोडक्ट मोर बनेगा, सो इंक्रीज हो जाएगी हमारे पास अमाउंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। इन अ रिएक्शन A + B एंड इट विल फॉर्म AB, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B आर डबल देन द रिएक्शन रेट विल बी, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, जब आप लोग ये बात कहते हो ना कि भाई डबल करते हो, कंसंट्रेशन को डबल करते हो, ठीक है, सो उससे हमारे पास वो कह रहा है कि भाई डबल द रिएक्शन रेट विल बी, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे अभी हम देख लेते हैं इसको, मैं इसको रेज कर लूं किसी एक चीज को, किसी एक क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 को रेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को रेज कर लिया मैंने, अब क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप जो है देखें, उसमें ये कह रहा है कि भी हम A और B को मिला रहे हैं, ठीक है। A और B को मिलाने से हमारे पास जो है वो AB डेवलप हो रहा है, ठीक हो गया। अब वो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, वो ये बात कह रहा है कि इफ द कंसंट्रेशंस ऑफ A एंड B आर डबल, ठीक है। डबल का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, अगर ये 1-1 मोल था, इसको हम 2-2 मोल कर देते हैं, तो फिर क्या होगा, अगर इसको 1-1 मोल था, ये 2-2 मोल हो गए। रेट ऑफ फ्रिक्शन मतलब क्या होता है, रेट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इक्वल होता है K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B होता है, ठीक हो गया। तो अगर आप क्या करते हो,
अगर आप कंसंट्रेशंस को यानी इनकी कंसंट्रेशंस को डबल कर देते हो तो ये पावर में चला जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास जो अमाउंट बनेगी ना, ठीक है, जो हम कहते हैं रेट ऑफ फ्रिक्शन होगा, ठीक है, इट विल बी 4 टाइम इंक्रीज हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। सो इसका राइट ऑप्शन क्या बनता है सर जी? 4 अगेन प्लीज। अच्छा सना आप 4 कह रही थी, मैंने रेस तो नहीं कर दिया? नहीं, यहीं पर है। अच्छा देखो मैं आपसे कह रहा था सना कि अमोनिया फॉर्मेशन की जहां तक बात है, हमरा बिल्कुल उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं दोबारा से। अमोनिया फॉर्मेशन की जहां तक बात है, सो इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है कि सिस्टम अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को सराउंडिंग में ट्रांसफर करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। अगर आप इस तरह के प्रोसेस में टेंपरेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीज करते हो तो टेंपरेचर ऑफ द सिस्टम के डिक्रीज करने से क्या होगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल डेवलप, ठीक है जी। अगर आप इस तरह के केस में यानी कि एक्सोथर्मिक केस में, एक्सोथर्मिक की हम बात कर रहे हैं, टेंपरेचर को क्या करते हो? टेंपरेचर को डिक्रीज करते हो। स्टेटमेंट में ये लिखा है टेंपरेचर डिक्रीज हो रहा है। सो इससे क्या होगा कि इससे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा हमारा रिएक्शन, ठीक है। और फॉरवर्ड में जाने का मतलब क्या होगा कि मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ अमोनिया विल फॉर्म। बताएं सना, आपको समझ आ चुकी है? हमरा अभी बताइएगा। सर H2O इज स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, एंड H3O पॉजिटिव इज वीक एसिड। अगर आप इन केस H2O की बात करते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जरफशान, ठीक है। H2O इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट एग्जांपल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उसमें कि H2O की जहां तक बात करते हैं लिंक केस के, लेट्स सपोज H2O की बजाय यार हम NaOH की बात कर लेते हैं, इट इज मच मोर स्ट्रॉन्गर बेस, ठीक है। सो उससे जो हमारे पास बनेगा क्या कहते हैं फाइनल प्रोडक्ट, यानी NaOH को आप ऐड करवाते हो विद वाटर तो उससे हाइड्रोनियम आयन बनेगा और साथ में Cl नेगेटिव OH नेगेटिव आयन बनेगा। सो हाइड्रोनियम आयन इस केस में हमारे पास जो है कॉन्जुगेट एसिड होगा। सो जाहिर सी बात है वीक एसिड ही है, ठीक है। हाँ भी समझ आ गई आप लोगों को? बताइएगा मुझे, शाबाश। सर 5वां अगेन बता देता हूं मैं आप लोगों को, रिपीट करने से क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं होंगे। हाँ भी बताएं, यहां तक समझ आ गई आप लोगों को? क्लियर हो चुका है? 5वां सपोज वैल्यू के समझाएं प्लीज। चलिए भी सपोज वैल्यूज लेके समझाएं प्लीज, ठीक है। देखिए मेरी बात सुनो, मैं आपसे ये बात कह रहा था, ये देखो फॉर एग्जाम्पल ये पहले लेट सपोज मेरे पास जो कंसंट्रेशन थी ना, ये लेट सपोज 2 मोल, ये 2 मोल था, ठीक है भाई, यानी 2 मोलर कंसंट्रेशन है, ये भी 2 मोलर कंसंट्रेशन है। अब इसका रेट ऑफ फ्रिक्शन निकालो, क्या होगा? K इंटू 2 विल गिव यू कितना बनेगा? ये कितना बनता है भाई? ये बन जाएगा 4K, ठीक है भाई। जमीन में आपके लिए कर रहा हूँ ये वाला, ठीक है। अब अगर आप क्या करते हो, उसको डबल करते हो तो इससे भी बन जाएगा 4 और ये भी हमारे पास 4 हो जाएगा, ठीक है जी। 4 और ये भी 4 हो गया, ठीक है, यानी कि आपने अमाउंट बढ़ा दी है, ठीक हो गया ना। सो अगर आप अमाउंट बढ़ाते हो तो फिर हमारे पास क्या होगा? आप यहां भी 4 लिखें, यहां भी 4 लिखें तो 4 4 कितना होता है? 16। तो क्या 4 टाइम्स इंक्रीज नहीं हो गया? हम सिंपल उसकी बात करें, मैंने इसको यानी कि अमाउंट को बढ़ा दिए, यानी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स मैंने मेंशन नहीं किया, सिर्फ अमाउंट के थ्रू आपको क्लियर कर दिया है। सो जब भी आप अमाउंट ऑफ जो है रिएक्टेंट को इनहांस करते हो, डबल कर देते हो, सो उससे हमारे पास प्रोडक्ट जो है इट विल ऑलवेज इंक्रीज 4 टाइम्स, ठीक है। जब इन आपको समझ आ गया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा अब इसमें हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जा रहे हैं, और केमिकल इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन मोर देन वन फेज। अब जाहिर सी बात है, देखो ना, अगर आप ये बात जानते हैं ना, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की बात करते हैं, मैं यहाँ पर इसकी एग्जांपल दूंगा आप लोगों को, मैं रेज कर रहा हूँ इसको, ठीक है। अब देखो अगर हमारे पास क्या हो इस तरीके से, जी क्लियर हो चुका है? 4 टाइम इंक्रीज हुआ, बिल्कुल। देखो ना, देखो पहले वाले हमारे पास अमाउंट 4 थी, सो इसको 4 मल्टीप्लाई किया तो 16 बना ना, सो 4 टाइम इंक्रीज हो गया ना ये हमारे पास, ठीक है। क्लियर हो चुका है आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। 6 की हम बात कर रहे हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन मोर देन वन फेज। इसमें मोर देन वन फेज का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, जरा हमें इस बात को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। देखो आप ये बात जानते हो, हम सिंपल बात कर लेते हैं, लेट्स सपोज ऐसे कर लेते हैं कि हमारे पास जो है ना प्रोडक्शन है, किस चीज की प्रोडक्शन है भाई? हमारे पास प्रोडक्शन है, लेट्स सपोज सिंपल, अगर लेट्स सपोज हम H2O की बात कर लेते हैं, ठीक है, इन लिक्विड फॉर्म, एंड देन इट विल कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू H2O इन सॉलिड, यानी कि आइस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। अब देख सकते हैं कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो है ये दोनों के दोनों सेम फेज में नहीं है। सेम फेज का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है? सेम फेज का मतलब होता है कि एक ही स्टेट ऑफ मैटर के अंदर होना। ये डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर है, सो इसको हम हेट्रोजिनस का नाम देते हैं, इट्स कॉल्ड हेट्रोजिनस। की क्वेश्चन नंबर 6 ये मैं करवा रहा था आप लोगों को, ठीक है। और 5 के हवाले से मैंने सुनहरा ये कहा कि देखो अगर इसके 2 मोल्स 2 मोलर ये होता, 2 मोलर ये होता, सो 2 मोलर और 2 मोलर को अगर आप जो है सॉल्व करते तो इसके थ्रू आपके पास जो
वैल्यू आनी थी ना, आर की वैल्यू आनी थी, वो आनी थी 4K, ठीक है। अब अगर आप इनकी अमाउंट्स को डबल कर देते हो, 4 मोलर कर देते हो, सो ये 4 मोलर, ये भी 4 मोलर है, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल गिव यू 16K। और 16K कैसे बनता है कि आप 4K को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो तब बनता है। सो 4 टाइम्स इंक्रीज हो चुकी है। सर स्टेटमेंट की समझ नहीं आ रही। कामिल क्वेश्चन है केमिकल इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन मोर देन वन फेज। देखो फेज का मतलब होता है स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, कहते हैं ना फेज का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट की जो हमारे पास फिजिकल स्टेट है वो लिक्विड है, और सॉलिड की फिजिकल स्टेट जो हमारे पास है, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगी, सॉलिड होगी, मतलब प्रोडक्ट की हमारे पास सॉलिड होगी, ठीक है। जी अब आपने फोकस करना है, वाटर की हम बात कर रहे हैं, रिएक्टेंट फॉर्म के अंदर इट्स इन लिक्विड फॉर्म, ठीक है, और प्रोडक्ट की फॉर्म के अंदर इट इज प्रेजेंट इन सॉलिड फॉर्म, ठीक है। सो दोनों की जो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर है ना, ठीक है, ये डिफरेंट है। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर की हम बात करें कि टोटली दोनों की हमारे पास क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। सो अगर हमारे पास फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर अगर हम डिफरेंट हो, सो इस तरह के हम कहते हैं कि उनको हेट्रोजीनस का नाम देते हैं। हेट्रो मींस आप जानते ही हैं, हेट्रो का मतलब ही डिफरेंट होता है, ठीक है। सो हेट्रोजीनस का हम वर्ड यूज करेंगे फॉर दीज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, जिनमें कि हमारे पास क्या होगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक ही फेज में नहीं होंगे। अब भी समझ नहीं है, मुझे आप बताइएगा कि सेम फेज में ना होने का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है। हाँ जी, ये समझ आ गया आप लोगों को। महानूर भी कह रही है समझती ही नहीं आ रही थी, पूछ क्या रहे हैं भाई। इसमें फिजिकल स्टेट की बात कर रहे थे कि अगर फिजिकल स्टेट यानी फेज, देखो ना यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है कि इन मोर देन वन फेज। मोर देन वन फेज का मतलब होता है कि इन मोर देन वन फिजिकल स्टेट। अगर मोर देन वन फिजिकल स्टेट में हो तो आप जानते हैं हेट्रोजीनस होता है। इससे रिलेटेड आपने एक पॉइंट पढ़ा हुआ है जो चैप्टर नंबर 11 है ना, उसमें आपने डिफरेंट जो है कैटलिस्ट की बात की थी, होमोजीनस कैटलिस्ट, हेट्रोजीनस कैटलिस्ट की बात की थी। होमोजीनस कैटलिस्ट में आपने देखा था कि अगर जो रेक्टेंट जो हम यूज कर रहे हैं उनकी फिजिकल स्टेट और जो हमारे पास कैटलिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी फिजिकल स्टेट सेम हो तो होमोजीनस कहलाता है। अगर हेट्रोजीनस में क्या होता है कि अगर रेक्टेंट की जो है फिजिकल स्टेट और जो कैटलिस्ट है उसकी फिजिकल स्टेट डिफरेंट हो तो हम हेट्रोजीनस का नाम देते हैं उसमें सिस्टम को, ठीक है। समझ आ गई आप लोगों को? स्टेटमेंट वाज नॉट क्लियर, क्लियर हो गया है सर? मेरी सिंध बोर्ड के बुक में पीके और पीकेबी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है तो क्या मैं स्किप कर सकती हूँ? और अगर आपने सिंध की बात करनी है तो उस पर आपका यूएचएस वाला डायरेक्टली अप्लाई नहीं होगा, आप कर सकती हैं अगर आपकी बुक में नहीं है, क्योंकि आपकी बुक से बनना है बोला, ठीक है। वन फेज नहीं लिखा हुआ था स्टेटमेंट में, मोर देन वन फेज लिखा तो हुआ था यार मेरे पास, जो इस वक्त स्टेटमेंट नजर आ रही है उसमें मोर देन वन फेज है मिसिंग, ठीक है जी। इन इस वजह से रॉन्ग हो गया, वन वाज मिसिंग इन स्टेटमेंट, मोर देन वन लिखा हुआ था उसके अंदर। समझ आ गई आप लोगों को? ये क्लियर हो चुका है, ठीक है। आप लोगों के पास स्टेटमेंट क्या थी जरा मुझे बता दीजिएगा ताकि मुझे क्लियर हो जाए। तो फिर आप इधर प्रिपरेशन क्यों कर रही हैं? भाई कोई बात नहीं, हमरा करने दो यार। रिबा जो है, इवन के रिबा के साथ साथ अरीशा भी जो है वो हमारी कराची की हैं और वो भी यहीं से पढ़ती हैं, सिंध बोर्ड से वो भी हैं। सना भी मेरे ख्याल से कराची से हैं। इवन के ई कैट के सेशन में हमारे पास आयशा कराची की थी, तो कोई मसला नहीं है, जो है आप लोग हमसे पढ़ सकते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट सिमिलर हैं। कुछ चीज़ें वहाँ पर एजम्प्ट हैं, मतलब कुछ टॉपिक्स नहीं है। सर नहीं है हमारे पास, चलें भी ठीक है इशरत, लेकिन इसकी स्टेटमेंट बनती है कि केमिकल इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन मोर देन वन फेज, ठीक है। तो इसमें हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होगा कि इट विल बी हेट्रोजीनस, ठीक है भाई। चलें नेक्स्ट मूव करें हम, ठीक है। केमिकल इन्वॉल्विंग रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन मोर देन फेज, अच्छा ये मोर देन वन कर लेंगे ना, फेज तो उसमें क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है भाई। नेक्स्ट चल रहे हैं हम आगे, ठीक है। 7 हमारे पास है, फॉर द रिएक्शन PCl3 and Cl2 PCl5 बनेगा। The value of Kc at 250 डिग्री सेंटीग्रेड is 26. The value of Kp at this temperature is। अब इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक क्वेश्चन है, तो इसको समझने वाली बात है कि आपने किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। सिंपल सा भी है ये। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करेंगे। इसमें क्वेश्चन गिवन हमारे पास जो है वो है PCl3 and Cl2 and it will combine to make PCl5, ठीक है। इसके लिए उसने Kc वैल्यू आपको प्रोवाइड की हुई है जो कि हमारे पास कितनी है, उसने लिखा हुआ है यहाँ पर 26 है, ठीक है। Kc वैल्यू उसने लिखा हुआ है 26 है और जो टेम्परेचर उसने प्रोवाइड किया हुआ है वो हमारे पास कितना है, वो 250 है। और आप जानते हैं कि भी आप जब भी जो है बात करते हैं किसी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तो उसमें टेम्परेचर को आप इस फॉर्म में मेंशन नहीं करते, इसमें आप करते क्या है कि इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू केल्विन। तो केल्विन के लिए आप क्या करते हैं 250 प्लस 273 ऐड करते हैं, सो इट विल गिव यू 523। अगर यहाँ नजर नहीं आया तो नीचे राइट कर लेता हूँ, 523 केल्विन, ठीक है। सो आप पहले जो है टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। पहले आप टेम्परेचर को
केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, आपके पास जो फार्मूला है ना वो है Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT डेल्टा n, ठीक है, रेज टू पावर डेल्टा n होता है। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा, आप देखें यहाँ पर Np माइनस Nr आपने करना है, ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास 1 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट हमारे पास 2 है, सो इट विल गिव यू -1, ठीक है। तो यह हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब इसमें आपने वैल्यूज को पुट करना है, इंसर्ट करना है ताकि आपके पास रिजल्ट आ सके। Kp इज इक्वल टू Kc की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 26 है, और इनटू R हमारे पास देखो हम चूंकि केल्विन में टेम्परेचर ले रहे हैं, सो हम वो यूनिट वो वैल्यू यूज कर सकते हैं R की 0.0821 केल्विन पर मोल dm क्यूब, ठीक है, कुछ इस तरह से हमारे पास बनता है ये, ठीक है, और ATM भी आएगा साथ में, ठीक हो गया। ये आ गई R की वैल्यू। टेम्परेचर की वैल्यू हमारे पास 523 है, 523, और इसमें हमारे पास रेज टू पावर -1 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने इसको सॉल्व करना था, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका रिजल्ट आएगा ये एग्जैक्टली 0.61 ही बनता है एग्जैक्टली तौर पे, ठीक है। सो वो -1 है, इसको आपने सॉल्व करना है। अगर आप कहते हैं तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, वैसे तो हमारी कल मैथमेटिक्स में क्रैश लैंडिंग हुई थी, ठीक है, लेकिन ये है कि सॉल्व करने में कोई हर्ज नहीं है, मिस्टेक हो सकती है मल्टीप्लिकेशन के अंदर, लेकिन कोशिश करेंगे कि वो ना हो, ठीक है। सिंपल सी मिस्टेक है, मतलब सिंपल से हमारे पास जो है इसके अंदर कैलकुलेशन है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अच्छा, कर लें इसको, मल्टीप्लाई कर लें, या आप कहते हैं ठीक है इसका आंसर आपको नजर आ गया था 0.61 ही था, ठीक है, ये कहते तो कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। सर RT डिवीजन में जाएगा, एग्जैक्टली ये डिवीजन में चला जाएगा, 26 ऊपर आ जाएगा, उसको आपने डिवाइड करना है। कर दें सॉल्व, चलें भी स्टार्ट सॉल्व करते हैं इसको। 523, ठीक है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 0.0821 के साथ, ठीक है। आप पहले 1 से मल्टीप्लाई कर लें, एग्जैक्टली 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई का साइन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 4 एंड 10 आ जाएगा, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर आप 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 3 कितना होता है, 24 होता है, तो 4 2 कैरी आ जाएगा, 8 2 16 एंड 18 हो जाएगा, 8 1 कैरी आ जाएगा, 8 5 40 एंड 41 होता है। ये इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। नीचे 0 0 0 आ रहे हैं, उसको करने की जरूरत नहीं है, आपको इनकॉर्पोरेट जल्दी से आप ऐड कर लें। 6 और 2 8, ठीक है, 4 और 4 8 और 5 कितने होते हैं, 13 होते हैं, सो 3 एंड 1 कैरी, सो 8 और 1 9, ठीक है, यहाँ 9 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा। पॉइंट कहाँ लगाना है आपने, 3 1 2 3 4 डिजिट्स बाद 1 2 3 4 यहाँ पर पॉइंट लगेगा। सो 42.9383 हमारे पास वैल्यू आती है, इन केस कि अगर आप इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हो। यहाँ तक आपने जो है मल्टीप्लाई कर लिया, और देखो रेज टू पावर -1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 26 ऊपर आएगा, नीचे चला जाएगा, ये वैल्यू नीचे चल जाएगी, विच इज 42.9383 हमारे पास आ जाएगा। इसको अप्रॉक्सीमेट करने के लिए आप सिंपल जो है ना यहाँ पर 42.94 भी मेंशन कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब आपने इसको डिवाइड करना है, और डिवाइड कैसे करना है आपने जरा ये डिवाइड करने वाला भी देख लीजिएगा। अभी सिंपल सी इसमें जो है बात है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है। वो आपने कैसे करना है, मैं इसको रेज कर रहा हूं, यहाँ पे अपने कर लिया, इसको देख लिया किस तरीके से हमने मल्टीप्लाई किया था, यहां कर लेते हैं। अंदर आप रखेंगे 26, बाहर हमारे पास क्या आएगा 42.9394 आ जाएगा, ठीक है। और इसको आप डिवाइड करेंगे, और डिवाइड में सिंपल हमारे पास होगा क्या, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है, तो पॉइंट लगाना पड़ेगा आपको 0 की इजाफा करने के लिए। और 42.94 जो है आपने अब इसको मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर के साथ, ताकि डायरेक्टली तौर पे आप लेकर आ सकें, नेक्स्ट मूव कर जाएं। चलिए भी तंग आ चुके हैं कि भी बस कर दें इसको, ठीक है। सो ये बार मजीद सिंपल है और कोई मसला नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास अब आ जाता है 8 में है, इन अ विसल containing SO2 SO3, ठीक है, and O2 at equilibrium some helium gas is involved, ठीक है, so that the total pressure increase while the temperature, ठीक है, volume remains constant according to Dirichlet principle the resolution of SO3। अब देखो इसमें हमारे पास है क्या, क्वेश्चन की
बात करते हैं सर जी, मेरे सारा बोर्ड रिमूव वन प्लीज देन सॉल्व क्वेश्चन। ठीक है जी, इसको कर लेते हैं। अब इस वक्त हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है सर, के की कौन सी वैल्यू लेनी है? सो इसमें हमने ली थी 0.0821, ठीक है जी, एटीएम केल्विन पर मोल पर और डीएम क्यूब हमारे पास इसमें हमने ली थी। ठीक हो गया। अच्छा, इस वक्त क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है। स्टेटमेंट को समझने वाली बात है इसमें, और कुछ भी नहीं है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू, अब देखो यहाँ पर देखो स्टेटमेंट ही आपको क्लैरिफाई कर रही है, स्टेटमेंट आपको खुद से बता रही है, और इसमें कुछ जो है लर्न करने वाली बात नहीं है। अगर आपने इतनी लंबी चौड़ी जो है स्टेटमेंट पढ़ी होती और उसके बाद आपने सोचा होता, तो मेरे ख्याल से आपने ना उस क्वेश्चन को जो है वो क्या कहते हैं ना, क्वेश्चन की जो रीड है उसको आप नहीं देख पाए। क्वेश्चन में स्टेटमेंट में देख लें कि उसने इक्वेशन खुद से आपको दी हुई है, N2 और O2 विल कंबाइन टू मेक 2NO। ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इक्वल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के, तो जितना मर्जी आप प्रेशर चेंज कर लो, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑन दिस रिएक्शन। तो यहां पर हमारे पास जो इसकी सी ऑप्शन थी, रिमेन्स अनअल्टर्ड। ठीक है, ये अनचेंज मतलब अनअल्टर्ड एक ही चीज होती है। ठीक है, तो आप ये बात कहते हैं कि चूंकि इस रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट आपस में इक्वल हैं, सो हम कहेंगे कि इसमें कोई चेंज प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, इसमें कोई चेंज प्रोड्यूस नहीं होगा। सो सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन बनता था। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 8। ठीक है, 9 की जल्दी से बात कर लेते हैं। अच्छा, 9 की हम बात कर लेते हैं। तो 9 हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल सेम और सो रिमेन कांस्टेंट। बिल्कुल सही है, नंबर ऑफ मोल सेम तो रिमेन कांस्टेंट, बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर 9 कर ली है मैंने, हमने ये 9 था हमारे पास ना। ठीक है, ये 9 था। अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स द ओहो, हाँ सही है भाई, 9 था। ठीक है, ये हमारे पास अब जा रहे हैं हम किधर, अरे ये था 8 ना, 8 की बात कर रहे थे। और 8 में उसने क्या लिखा हुआ था, 8 में उसने लिखा हुआ था कि SO3 और SO2 और O2 जो है हम मिलाते हैं, और उसके थ्रू हमारे पास क्या है भी somehow SO3 बनता है। सर क्वेश्चन नंबर 5 में ये कैसे पता चलता है कि कितनी अमाउंट मिला है और कितनी डबल करनी है? देखो उसने खुद से कहा है कि आपने जो है एक रिएक्शन आपको प्रोवाइड किया हुआ है, उसमें आपने रिएक्टेंट की अमाउंट डबल करनी है, सो टू मेक द प्रोडक्ट। ठीक है, तो नहीं ये रिएक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 9 के लिए है यार, ये क्वेश्चन नंबर 8 में नहीं है, 8 में नहीं है ये। ठीक है सर, ये तो हाँ SO2 है, बिल्कुल वही हम करने लगे हैं। 8 की हम बात करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे। देखो सना, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 में आपने करना ये है कि उसमें आपने खुद से सपोज करनी है वैल्यूज को, मैंने सपोज करके ही उसका निकाला था। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं, और स्टेटमेंट उसने लिखा हुआ है कि इन अ वेसल कंटेनिंग SO2 SO3 एंड O2 इन एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, सम हीलियम गैस इज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, सो दैट द total pressure increase while the temperature and volume remains constant. According to Le Chatelet principle, the dissociation of SO3 will be. अब देखो इसमें रिएक्शन क्या होना था हमारे पास, SO2 को हम कंबाइन कर रहे हैं विद O2, ठीक है, टू मेक इट SO3। ठीक है, इस तरह से हम इस रिएक्शन को हम कंप्लीट करवा रहे हैं। इसमें करना क्या था हमने, इसको देखो इक्वेशन को हमने बैलेंस करना है, इक्वेशन अभी हमारे पास बैलेंस है नहीं है। ठीक है, तो इसके आप 2 मोल्स देंगे, और 2 मोल्स देने से क्या होगा, इसको भी आप 2 मोल्स बना देंगे। देखें टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट के 3 हैं और प्रोडक्ट के हमारे पास 2 हैं। सो समहाउ जो वॉल्यूम का इफेक्ट है, ठीक है, इन केस ऑफ वॉल्यूम इफेक्ट, ठीक है, इन केस ऑफ वॉल्यूम इफेक्ट देयर विल बी सम चेंज प्रोड्यूस, ठीक है जी, इनसाइड द प्रोडक्ट अमाउंट। ठीक है, अगर आप जो है ना आप ये बात कह सकते हो कि अगर हमारे पास यहां वॉल्यूम चेंज होता ना, इन केस ऑफ वॉल्यूम चेंज, तो फिर तो चेंज प्रोड्यूस होता, लेकिन स्टेटमेंट इसने खुद मेंशन कर दिया है ठीक केमिस्ट्री के भी वो देख लिया हमने चला, तो उसको मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है, अब यहां पर मैं आपसे कह रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात कर रहे हैं, उसमें हमारे पास क्या चीज ठीक है भाई, यहां पर क्या लिखा हुआ है इसने कि टेम्परेचर एंड वॉल्यूम विल रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, टेम्परेचर और वॉल्यूम जो है, ठीक है, वो कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंज प्रोड्यूस नहीं आएगा। तो जब वॉल्यूम हम चेंज ही नहीं कर रहे, वॉल्यूम जो है डेल्टा V वैल्यू हम 0 कंसीडर कर रहे हैं, सो फिर हम कहते हैं कि रिएक्शन के ऊपर ऐसा कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, यानी कि जो प्रोडक्ट की अमाउंट है, ठीक है, वो चेंज नहीं होगी। प्रेशर से चेंज होगा ना, फिर देखो मैं आपको बताऊं मानूर, पता है क्या मसला है, आप अगर प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो उसका इफेक्ट क्या होता है कि वॉल्यूम डिक्रीज करता है। और हमेशा हमने ये देखा था कि प्रेशर की इंक्रीजमेंट के साथ हम वॉल्यूम को डिस्कस करते थे, फिर उसको अप्लाई करते थे। ठीक है ना, देखो हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो रिएक्शन है उस पे वॉल्यूम जो है वो डिक्रीजमेंट को फेवर करता है या कि वो इंक्रीजमेंट को फेवर करता है इन केस ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, डिसोसिएशन का मतलब है टूटने का अमल। SO3 को अगर आप ब्रेक कर रहे हो, लेट्स सपोज इसको रिवर्स कर रहे हो ना, SO3 को आप ब्रेक कर रहे हो, तो इस केस में हमारे पास SO2 और
O2 बनेगा, ठीक है। सो आप यहां पर देख लो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो है ये आपस में इक्वल नहीं है। सो वॉल्यूम इफेक्ट हमेशा हम ये बात कहते हैं कि होगा, यानी इस पे हम अप्लाई करते हैं और इसके थ्रू हमारे पास जो रिएक्शन है, ठीक है, वो डिस्टर्ब होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, रिएक्शन जो है फॉरवर्ड या रिवर्स जाएगा। लेकिन चूंकि हम कह रहे हैं कि प्रेशर को जितना मर्जी आप इंक्रीज कर लो, अगर आप वॉल्यूम को ही चेंज नहीं कर रहे हो, डेल्टा वी ही आपने जीरो रखा हुआ है, तो रिएक्शन पे कोई खास इफेक्ट नहीं होने वाला, ना तो रिएक्टेंट बनेंगे ना प्रोडक्ट के अंदर कोई कमी आएगी, ठीक है। सो आप कहते हैं कि यहां पर हमारे पास रिमेन्स अनअल्टर्ड, यानी कि कोई फर्क नहीं आएगा। मुझे बताएं यहां तक समझ आ गई आप लोगों को। मैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आप लोगों को बताया है कि जब तक आप वॉल्यूम का इफेक्ट नहीं देखेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कह सकते। सर प्रेशर से चेंज हो सकता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि चेंज आर अनप्रिडिक्टेबल। नहीं, चेंज अनप्रिडिक्टेबल नहीं होते। देखो प्रेशर और वॉल्यूम का जो है वो कहते हैं ना, कलेक्टिवली तौर पे प्रेशर और वॉल्यूम कलेक्टिवली तौर पे किसी रिएक्शन पे जो है वो इफेक्ट क्रिएट करते हैं। इंडिविजुअल प्रेशर कभी भी डिफाइन नहीं करेगा कि आपका जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड जाएगा या रिवर्स जाएगा। सर इतने पीछे तो नहीं आती ना हमें, फिर इतनी क्या लिखा हुआ है भाई मानून, मुझे कुछ समझ नहीं है आपने क्या लिखा कि क्या आप जो है बता रही हैं। मैं सिंपल आपसे कह रहा हूं कि प्रेशर की इंक्रीजमेंट वॉल्यूम पे इफेक्ट करती है, और हमेशा आपने ये बात देखी होगी कि हम ये बात कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो है वो प्रोडक्ट रिएक्टेंट। ये शो किस चीज को करते हैं? वॉल्यूम डिक्रीजमेंट या इंक्रीजमेंट को शो करते हैं। और जब तक वॉल्यूम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा तब तक हम कहते हैं रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जितना मर्जी आप प्रेशर को चेंज कर लो, ठीक है। सो देयर इज विल बी नो इफेक्ट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ प्रेशर इफ देयर इज वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उसका कोई खास इफेक्ट नहीं होने वाला। सो वॉल्यूम विल क्रिएट द मेजर, ठीक है, हम कहते हैं कि पॉइंट, ठीक है, ये मेजर पॉइंट है, ठीक है जी। हाँ भी समझ आ गई है सना आपको, ये पॉइंट समझ आ गई है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम मूव करेंगे और मैं क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करता हूं यहां पर जल्दी। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है? इसमें तो बड़ी सिंपल सी बात थी, इसमें तो इसने इक्वेशन भी जो है आपको दी हुई है, प्रोवाइड की हुई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर उसने इक्वेशन प्रोवाइड की हुई है N2 प्लस हमारे पास दूसरी चीज क्या है भाई, हमारे पास O2 है एंड इट विल फॉर्म 2NO, ठीक है। अब इसमें स्टेटमेंट जरा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट हमको पता चल जाएगा। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, ठीक है, इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू उसने प्रोवाइड की हुई है इन प्रेशर, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड 10 टाइम्स फास्टर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आप बात करते हैं ना कैटलिस्ट की, तो कैटलिस्ट हमेशा स्पीड ऑफ रिएक्शन को इनहांस करता है। यानी हम कहते हैं कि हमारे पास जो है ना जो इक्विलिब्रियम है, ठीक है, वो अर्लियर जो है वो गेन हो जाएगा। इक्विलिब्रियम को हम जल्दी गेन कर सकते हैं, ठीक है, इन केस ऑफ अगर हम यूज कर रहे हैं किस चीज को, अगर हम जो है ना कैटलिस्ट को जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं कि भाई हमारे पास कोई इफेक्ट नहीं होगा, कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता, विल इंक्रीज द स्पीड, ठीक है, रिएक्शन को स्पीड कर देता है, लेकिन उससे इफेक्ट नहीं होता इक्विलिब्रियम के ऊपर। सो उसमें जो इक्विलिब्रियम की जो वैल्यू उसने पहले प्रोवाइड की ना केसी की, वो ही यहां पर भी रहेगी। सो इट विल बी सेकंड ऑप्शन, यानी 4 × 10⁻⁴, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। कंसीडर द रिएक्शन, ठीक है, इफ द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ N2 एंड H2, ठीक है, एंड NH3R वो गिवन आपको प्रोवाइड की हुई है, ठीक है। तो आपने सिंपली तौर पे केसी वैल्यू निकालनी थी, और वो कैसे आप निकालेंगे जरा ये देख लीजिएगा जल्दी से। उसने कहा हुआ है कि अगर हमारे पास जो है ये रिएक्शन हो N2 + 3H2, करने की जरूरत है इसको सॉल्व या नहीं करने की जरूरत, मुझे बता दीजिएगा ताकि हम टाइम सेव करते हुए आगे जल्दी से मूव कर सकें। इसका केसी एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होता है? इसका केसी एक्सप्रेशन होता है NH3⁻², ठीक है, और नीचे हमारे पास N2 और H2⁻, हमारे पास कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। जस्ट हमने वैल्यूज को इसमें पुट करना था और इसके थ्रू हमने इसको सॉल्व करना था, ठीक है। हाँ जी भाई जल्दी करवा रहा हूँ, रिस्पेक्ट प्लीज, जल्दी करें। जल्दी करने का मसला ये है कि यार बाकी लोग भी तो हमें जो है वो कैच करें ना हमारी स्पीड को, ठीक है। ऐसा तो ना बोलें सिस, अच्छा जी चलें, ठीक हो गया भाई, आपस में गुफ्तगू नहीं करनी आप लोगों ने, ये आप लोगों के लिए बैन है आज, ठीक है। सो 2 and 2 है, ठीक है, तो अब जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2⁻² आ जाएगा, 2 × 2⁻³ आ जाएगा, ठीक है। 2⁻² डिवाइडेड बाय 2, देखो ना पावर बेसिस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। सो ये 4 इससे कट जाएगा, रह जाएगा 1/2⁻², इट विल गिव यू 4, ठीक है, और 4 से हमारे पास 0.25 इसका आंसर आता है। सिंपल था हमारे पास, ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। आगे चलें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में है बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम इन डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5 द रिएक्शन, ठीक है, विल मूव, किधर जाएगा?
ये आपने देखना है भी। मैं इसको क्वेश्चन नंबर 11 को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इधर सॉल्व करता हूँ आप लोगों के लिए, यहाँ पर सॉल्व करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर हम 11 सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे और 11 के अंदर उसने कहा हुआ है कि इन बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम इन डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5, इक्वेशन राइट करनी पड़ेगी आप लोगों को। इक्वेशन कैसे राइट करना है? PCl5 को आप जब डिकम्पोज करते हो तो इट विल गिव यू PCl3 एंड Cl2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है आप लोगों को, अच्छा क्वेश्चन यहां पर है इंक्रीज इन वॉल्यूम। अब देखो रिएक्शन आपका क्या है भाई, रिएक्शन की अगर आप बात करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एक है और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास दो हैं। इसको बंद करो यार। रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स एक है, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास जो है दो हैं। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि रिएक्शन जो है वो इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम को फेवर कर रहा है। ठीक है, इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम हम कहते हैं कि इसको फेवर कर रहा है, रिएक्शन इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम को फेवर कर रहा है। अब यहां उसने खुद भी कहा है कि इंक्रीज इन वॉल्यूम की बात करते हैं जब भी हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर हो एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड ही जाता है। सो ये ऑप्शन जो था मूव फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये बिल्कुल ठीक था। इसका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास है द परसेंटेज ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड डिपेंड्स अपॉन। ठीक है, देखो जब भी आप किसी एक वीक एसिड की बात करते हैं तो जो उसकी आयनाइजेशन है, ठीक है, इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ डाइल्यूशन। जितना आप जो है सॉल्वेंट की अमाउंट बढ़ाओगे उतना ही एक वीक एसिड जो है वो उतनी ज्यादा अमाउंट में जो है वो क्या होगा, वो आयनाइज होगा। ठीक है, सो इसका ऑप्शन सी बनता था एक्सटेंट ऑफ डाइल्यूशन, यानी कि अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रहा होता है कि हम क्या ले रहे हैं टू मेक द सॉल्यूशन। लेकिन सर एक में हम ये भी कह सकते हैं कि वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो प्रेशर डिक्रीज होगा, किसमें? एक में। समझ नहीं आई भी किसमें आप बात कर रहे हैं, एक कौन सी की बात कर रहे हैं आप? ठीक है, डिक्रीज इन प्रेशर, क्या समझ नहीं आई भी किस चीज की बात कर रहे हैं आप? ठीक है, अच्छा यहाँ पर, अच्छा इसमें कह रही हैं क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में आप कह रहे हैं कि भी वॉल्यूम के इंक्रीज करने से प्रेशर डिक्रीज करता है। देखो हम यहाँ पर जो देखें ना, यहाँ पर ये देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, इन केस ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम द डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। देखो हम रिएक्शन की बात करते हैं, हम इस वक्त यहाँ पर ना वो जो हमारे पास बॉयज दा है ना उसकी स्टेटमेंट थोड़ी देख रहे हैं, हम यहाँ पर एक पर्टिकुलर डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं और उस केस में जब भी हम प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर की बात करते हैं तो हम ये निकालना चाहते हैं कि क्या उसका इफेक्ट इक्विलिब्रियम के ऊपर होता है या नहीं होता, रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड जाता है या नहीं जाता। ठीक है जी, जब आपने आंसर की अपलोड कर दी थी तो साथ में रीजन भी प्रोवाइड कर दिया करें, ताकि यार आप लोग किसी हाल में खुश नहीं होते हो, लेकिन चले कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा उसको, मैं कोई मसला नहीं है। ठीक है, जरूर कर दूंगा। एक्सटेंट ऑफ डाइल्यूशन हो गया है, यहां तक क्लियर हो चुका है आप लोगों को, समझ आ चुकी है, यहां तक क्लियर हो चुका है आप लोगों को यहां तक? ठीक है, अच्छा फिर क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ Kc इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, देन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो यहां पर आप जानते हैं कि Kc का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, Kc का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, और ये हमेशा Kc वैल्यू ग्रेटर देन तब होती है 1, ठीक है, कि जब हम ये बात कहते हैं कि प्रोडक्ट की अमाउंट ग्रेटर हो एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, तभी हम कहते हैं कि भाई ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी, ठीक है, सही है भाई, जब भी हमारे पास ये वैल्यू आएगी ना, ठीक है, इसकी जो है अपने कहते हैं फ्रैक्शन की वैल्यू आएगी, इट विल बी ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर इसकी जो राइट ऑप्शन बनती है वो डी बनती है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज मोर देन रिएक्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। 14 में हमारे पास जो है वो दिया हुआ है, इसने एक रिएक्शन प्रोवाइड किया हुआ है। अब उसमें आपने देखना है कि क्या चीज हो रही है। बोथ बी एंड सी को उसने ऑप्शन को ठीक करा दिया था, बोथ बी एंड सी देख लेते हैं कि ए इज अ बेस एंड बी इज द एसिड। ठीक है, आप इसमें खुद गौर कर लें कि कहां से प्रोटॉन कहां पर ट्रांसफर हो रहा है, और प्रोटॉन के ट्रांसफर से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। ठीक है, और सी में लिखा हुआ है कि C is the conjugate acid of A and D is the conjugate acid base of B। ठीक है, तो आपने ये चीज देख लेना भाई, सिंपल है, इतनी आसान नहीं है सर, प्लीज जल्दी करें। अच्छा भी मैं कर रहा हूं मोहम्मद, देखो कितनी स्पीड लगाऊं, स्पीड लगाई ना, आप लोगों ने खुद कहना है कि जी समझ नहीं आ रही है, और जी ब्रेक लगाएंगे, अब रिवाइज करें तो उससे और ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेना पड़ेगा, लेकिन करेंगे तो सही ना। ठीक है, अच्छा जो क्वेश्चन आया थे वो लास्ट में है, जो प्रॉब्लम कर रहे हैं मुझे आप फिर बता दें कि आप लोग कहते हैं स्किप कर दें, तो मैं स्किप कर देता हूं, आगे चलता हूं, मुझे कोई इशू नहीं है ना, जैसे आप लोग कहेंगे वैसे कर लेंगे। आपने कहा था प्रोडक्ट कम होंगे तो फिर Kc ज्यादा होगा, भाई कैसे प्रोडक्ट? देखो यार, जब भी हम बात करते हैं ना, नोमिनेटर की वैल्यू बड़ी होती है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर, तभी फ्रैक्शन की वैल्यू बड़ी आती है। जैसे लेट्स सपोज 100 डिवाइडेड बाय 10 करोगे, इट विल गिव यू 10। अगर आप करते हो 10 डिवाइडेड बाय 100 तो इससे 0.1 गेट होता है।
हाँ 0.1 गेट होता है, तो आप कैसे कह सकते हो भी कि हमारे पास प्रोडक्ट हमारे पास ज्यादा हो, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करेंगे, ए एंड बी विल फॉर्म सी एंड डी इक्विलिब्रियम, ठीक है, और ये कंसंट्रेशंस प्रोवाइड की नहीं, इसका 60 इसका आंसर था, मेरे ख्याल से इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सर इसका ऑप्शन करेक्ट नहीं, 14 की बात आप कर रहे हैं, ये करेक्ट है बिल्कुल, बी एंड सी दोनों सेम है, मतलब कि डी ऑप्शन इसका राइट था, ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर हम 7 की बात करेंगे, 7 की बात करेंगे। सर एक ऑप्शन तुझे किस क्वेश्चन की बता रही हैं, बताएं जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन नंबर जो है हम इस वक्त 15 स्किप कर दिया भाई, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ चुका हूं मैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ केसी ऑलमोस्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन इज कंप्लीट, तो देखो जितनी ज्यादा केसी वैल्यू बड़ी होगी उसकी इंडिकेशन होगी कि उतना ही हमारे पास मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगा, और जितना मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगा उतना ही हम कहते हैं डायरेक्शन कंप्लीशन की तरफ जाएगा। सर क्वेश्चन नंबर 13 में सर बैकवर्ड वाला ऑप्शन क्यों नहीं है भाई, देखा ना वापस रिवर्स बैक लगा दी ना आपने घेर, ठीक है, इसलिए तो मैं जो है कहता हूं कि आराम से चल लूं। देखो केसी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हो तो ग्रेटर देन 1 का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी है, डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी है, सो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास केसी वैल्यू ग्रेटर देन 1 वैल्यू प्रोवाइड करेगा, ठीक है, ये इसकी ऑप्शन राइट हो सकती है। मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन, देखो हम यहां पर डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, इसके थ्रू हम देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास डायरेक्शन जो है उसके अंदर प्रोडक्ट और रेक्टेंट की जहां तक बात है वो कर लें। 14 बारे मैंने करवाया आप लोगों को, अफशान 5 भी करवा दिया आपको, आप बहुत लेट आई हैं एक तो, ठीक है। 14 की हमने बात की थी, हमने ये बात समझा दी हुई है कि भाई उसमें आपने जस्ट आइडेंटिफाई करना है कि प्रोटॉन कहां से कहां पर ट्रांसफर हो रहा है, भाई इसमें सिंपल है, ठीक है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है। और 15 की हमने डिस्कशन अभी कर ली यार, इसमें तो सिंपल कैलकुलेशन है हमारे पास, ठीक है। अब देखो यहां पर आप इसको कहोगे तो फिर हम देखो ना दोनों तरफ के हैं, कोई कहता है करवाओ, कोई कहता है नहीं करवाओ, समझ नहीं आती भी आप लोग क्या करना चाह रहे हैं। 14 का ए बनता है, 14 का ए कैसे बनता है भी देख लेते हैं, ए इज एन एसिड एंड बी इज बेस, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूं, प्रोटॉन ट्रांसफर कहां हो रहा है आपने वो देखना है, ठीक है, कहां पर प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है, कौन प्रोटॉन जो है वो दे रहा है, ठीक है। देखो फ्रैक्शन करवाना पड़ेगा, अब भाई 14 को एक्सप्लेन करूंगा तो बाकी रह जाएंगे, चलें चलें भाई फिर कर लेते हैं, पुरजोर फरमाइश पे कर लेते हैं फिर आप लोगों के लिए। अच्छा भाई समझते हो भाई, आप लोग समझते हो कि नहीं समझते हो? इसके थ्रू हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन रहा है इसके थ्रू, अच्छा हाँ भाई देख लो इसमें, वानिया देखो जरा गौर से कहां प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है। देखो यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो रहा है H प्लस OH नेगेटिव में, ये H प्लस ये OH नेगेटिव अपने पास लेगा, एक वाटर बना लेगा, तो इट मींस यहां से इधर ट्रांसफर हुआ है, सो इट विल बी बेस एंड इट विल बी एसिड। सो कैसे ये ऑप्शन ठीक हो सकता है? ये ऑप्शन ठीक नहीं हो सकता ना, उसमें ये ऑप्शन में क्या कहा हुआ है, A इज एन एसिड एंड B इज अ बेस, सो ये सॉरी मैंने उल्ट कर दिया ना, ये एसिड है, B आपका एसिड है और ये आपका बेस है, तो ए ऑप्शन तो ठीक हो ही नहीं सकता वानिया, क्योंकि ए तो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, सो इट विल बी एक्ट एज बेस एंड बी प्रोवाइड प्रोटॉन, सो इट विल बी एक्ट एज एसिड, तो ए तो गया आपका ना, ठीक है। बाकी आप देखिएगा इसमें मैंने सिंपल कर दिया, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं होगी। 18 की हम बात करते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड, ठीक है, कैन बी डिटरमाइंड बाय, वो के ए वैल्यू होती है, के ए वैल्यू आपको जो है वो प्रोवाइड करता है, के ए के थ्रू आप जो है स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड को जो है डिटरमाइन कर सकते हो। इसमें मारून ने क्वेश्चन ये पूछा था, तो इट मींस उसके जहन में ये भी होगा कि पी के ए और पी एच पी जो है वो हमें बताएगी, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जो है हमें बता सकती है, उससे मतलब हमें जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है, हाँ बिल्कुल कर सकती है, लेकिन मैं आपको जरा थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं कि के ए डिपेंड की वैल्यू जो है वो हमें पी के वैल्यू देती है, और के ए की वैल्यू ही हमें पी एच वैल्यू भी प्रोवाइड कर सकती है। सो पी एच एंड पी के ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन के ए, सो जस्ट हम कह सकते हैं कि ए इज मोर देन सफिशिएंट टू प्रोवाइड द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 18 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट था, के ए की वैल्यू जो है दैट्स मोर देन इनफ कि वो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, हमें बाकी कॉन्स्टेंट्स पे रिलाई
रिलाई करने की ऐसा जरूरत नहीं है, ठीक है। डी ऑप्शन क्यों नहीं बन सकता, वो इसलिए मैं बता रहा हूं ज़रफ़शान आपको कि के ए के ऊपर पी के ए वैल्यू भी डिपेंड कर रही होती है, और के ए जो है, ठीक है, इसी की अगर हम बात करते हैं तो पीएचबी के थ्रू हम डिटरमाइन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। सो के ए पे ये दोनों चीजें डिपेंडेंट हैं। अगर के ए की वैल्यू हमें प्रोवाइड कर दी गई है तो हमें फिर दूसरों को देखने की जरूरत ही नहीं, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड ये बता देगा, ठीक है। सो के ए वैल्यू जो है हमारे पास बता देगी हमें स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड, ठीक है। बाकी कोई और क्वेश्चन है तो बता दें, क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है, जल्दी से बताना है आप लोगों ने। भाई नहीं बनता वानिया, अभी तो बताया था, ये ए आपका है, ये आपका बी है, ठीक है, और ये उसने सी दिया हुआ है, ये डी दिया हुआ है। बी जो है, ये बी जो हमारे पास कंपाउंड है, ये एसिड सॉरी एच पॉजिटिव आयन डोनेट कर रहा है, सो इट विल एक्ट एज एसिड एंड ए विल गेन दैट प्रोटॉन, ठीक है, इट विल एक्ट एज बेस। आप उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में जो पहला उसका ऑप्शन है वो देखें तो सही, उसने ये कहा हुआ है कि ए एसिड है और बी बेस है, वो तो उल्ट हो गया इसके, ठीक है। ये तो बात कर रहा हूं मैं वानिया आपसे, ठीक है। अच्छा सही, या ये क्या बात हुई, ये गलत है, आपने भी बताया था, बताई बेशक वो सर सब। अब मैंने यार देखो, ये तो बड़ी मिक्सिंग वाली बातें कर रहे हो आप लोग, ठीक है। कि ए के ऊपर ही पी के वैल्यू डिपेंड कर रही होती, के विल डिफाइन द पीएच वैल्यू, सो व्हाई वी रिलाई द ऑल, ठीक है जी। हम एक की बात कर सकते हैं ना इसमें, ठीक है, सिंपल सी बात थी, इसमें क्या मुश्किल वाली बात थी, ठीक है। 24 26 की बात कर रही हैं तो 24 पहले कर लेते हैं। वाटर एंड आइस इक्विलिब्रियम, ठीक है जी, एंड प्रेशर इज अप्लाइड द स्टेज, यार ये हमने डिस्कस भी आई थिंक मेरे ख्याल से किया हुआ था। आप देखें जरा, H2O की बात कर लेते हैं, ये इन लिक्विड फॉर्म है, ठीक है। अब आप गौर कीजिएगा, इस वक्त मैं क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर रहा हूं, आप लोग फिर बाद में जो है कहेंगे कि हमने वापस करना है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर रहा हूं भाई, सबको आंसर मिलना चाहिए। H2O ये लिक्विड फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म के अंदर है, ठीक है। आप ये बात जानते हैं कि सॉलिड फॉर्म में जो आइस फॉर्म के अंदर ये होता है, इट विल ऑक्यूपाई 9% मोर स्पेस, ऐसा है या नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉरवर्ड डायरेक्शन जो है ना, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन की हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन जो है वो वॉल्यूम इंक्रीजमेंट को जो है फेवर करता है, वॉल्यूम इंक्रीजमेंट को हम कहते हैं कि हमारे पास फेवर करेगा, ठीक है। अब स्टेटमेंट क्या कह रही है, स्टेटमेंट कह रही है कि वाटर एंड आइस, ठीक है, इक्विलिब्रियम जीरो, प्रेशर इज अप्लाइड। प्रेशर इज अप्लाइड का मतलब ये हुआ कि प्रेशर को आपने इंक्रीज किया है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो हमारे पास रिएक्शन क्या जाना चाहिए, रिएक्शन जो है वो रिवर्स बैक जाना चाहिए। रिएक्शन रिवर्स बैक जाएगा तो मोर एंड मोर वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे। ये समझ आइए आप लोगों को इस बात की। अभी इससे पहले ये तो कंप्लीट करें ना, फिर आपके जो है वो वर्कशीट पे भी आते हैं। मुझे बताएं कि ये समझ आ गया आप लोगों को भी, वो जितने सना करवा रहा हूं कम से कम उसको तो नोट डाउन कर लो ना, पहले तो वो तो देख लो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हाँ जी मोहम्मद, क्लियर हो चुका है आप लोगों को, ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है 24 के बाद 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस अकॉर्डिंग टू लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट। लोरी ब्रॉन्स्टेड कहता है कि जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा इट विल बी एक्ट एज एन एसिड, सॉरी एक्ट एन एज बेस, ठीक है। सो आई नेगेटिव जो है, ठीक है, वो क्या करता है, वो प्रोटॉन ले सकता है। आई नेगेटिव विल गेन प्रोटॉन, ठीक है, एंड इट विल फॉर्म HI, ठीक है। सो ये एक बेस कहलाएगा, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल सा था, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है 26, सारे कर लूंगा, बेफिक्र हो जाओ, अभी हमारे पास सर भी नहीं आया, आप बेफिक्र हो, कर लेते हैं। सो 26 की बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट, ये तो रिलेटिव स्ट्रेंथ वाला है, इसको हम रहने देते हैं, आप खुद से देख लीजिएगा इसको। इवन के नीचे 27 वाला भी जो है उसमें pKa वैल्यूज आपको प्रोवाइड की गई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको शायद ये इल्म होगा कि जितनी बड़ी हमारे पास, यहां पे इसको ना रेस करके लिखता हूं, pKa की आप बात करें ना, यहाँ पे उसने क्या वैल्यू प्रोवाइड की हुई है आप लोगों को, pKa वैल्यू प्रोवाइड की हुई है। जितनी pKa वैल्यू हमारे पास बड़ी होती है ना, ठीक है, जितनी हमारे पास क्या होती है pKa वैल्यू बड़ी होती है, उतना ही एसिड वीक होता है, ठीक है, उतना ही एसिड हमारे पास क्या होता है, वीक होता है। तो उसने आपको वैल्यूज प्रोवाइड की हुई हैं, ठीक है, आपको वैल्यूज उसने प्रोवाइड की हुई है। ए के लिए उसने वैल्यू प्रोवाइड की हुई है कितनी, ए के लिए उसने वैल्यू प्रोवाइड की हुई है 4.3, बी के लिए उसने वैल्यू प्रोवाइड की हुई है 3.3 और सी के लिए वैल्यू प्रोवाइड की हुई है 5.5। तो आप खुद देख सकते हैं कि इसमें ऑर्डर क्या होना चाहिए, जितनी बड़ी वैल्यू होगी केसी की, ठीक है, उतना ही वो वीक एसिड होगा, जितनी छोटी वैल्यू होगी केसी की उतना ही वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। सो इसका हमारे पास ऑर्डर बनता है बी इज ग्रेटर देन ए
इज ग्रेटर देन सी। ये हमारे पास इसका राइट ऑप्शन बनता है और ये राइट ऑप्शन उसने सी दिया हुआ है। सो ये आ गया, ठीक है। ये 27 था, 28 पे पहुंच चुका हूं अस्मा, मेरे ख्याल से इतना रोला डाला हुआ था। 28 पे हम आराम से आ चुके हैं। 26 हो गया भी, हो गया, ठीक है। 26 हो गया, उसमें जस्ट आपने कंपैरेटिव ज्यादा लेना था उसका, ठीक है। विच इज करेक्ट स्टेटमेंट, विच इज करेक्ट स्टेटमेंट, तो उसमें क्या होता है हमारे पास, करेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो सकती है। देखो सिंपल हम ये बात जानते हैं ना यार, देखो के ए प्लस के बी हमेशा इक्वल्स टू के डब्ल्यू होता है। ये आप जानते हैं या नहीं जानते हैं आप लोग, इसको पता है आप लोगों को कि के ए प्लस के बी इक्वल्स टू जो है के डब्ल्यू होता है। इसकी हम कहते हैं कि ये देखो किस तरीके से हमारे पास होगा। के ए का तो आपको पता ही है, हाँ जी बता रहा हूँ बता दीजिएगा, बता रहा हूँ महानूर यार, उस बंदे को बुलाओ, नेक्स्ट करें, ठीक है। के ए प्लस के बी इक्वल्स टू के डब्ल्यू होता है यार, इसमें क्या मुश्किल वाली बात है, सिंपल सी तो ये है ऑप्शन, ठीक है। के बी के ए प्लस के बी इक्वल्स टू के डब्ल्यू होता है। आप ये बात जानते हैं, पी एच प्लस पी ओ एच इक्वल्स टू हमारे पास 14 होता है, ठीक है। हाँ बस मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है। और 14 होता है, ठीक है। आप ये बात जानते हैं कि फॉर पी एच वैल्यू हमारे पास क्या होती है 7, POH वैल्यू हमारे पास क्या होती है 7, ठीक है। ये बात आपने ध्यान में रखना है, ठीक हो गया। और KW की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, इट विल ऑलवेज इक्वल टू 14, ठीक है। सो यहां पर आप इसकी जगह पर तो KW लिख सकते हैं ना, ठीक है। और आप ये बात जानते हैं कि PH वैल्यू 7 है, POH वैल्यू 7 है। ये PH और POH वैल्यू जो है आपको प्रोवाइड कर रहा है, ये वाली वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। आप ये बात जानते हैं कि हमारे पास जो KA और KB होता क्या है, ठीक है। KA रिफ्लेक्ट करता है किस चीज को, एसिड को रिफ्लेक्ट करता है। अगर ए की वैल्यू 10 पावर यानी 7 हो, सॉरी के ए की वैल्यू हमारे पास 7 हो और के बी की वैल्यू 7 हो, ठीक है, तो फिर हम कहते हैं कि हमारे पास सब्सटेंस न्यूट्रल होगा। सो इन केस ऑफ दिस वन, ठीक है, ये हमारे पास इसकी एडिशन 14 की इक्वल होगी। भाई थोड़ा जल्दी है, इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि जल्दी हम कर लेते हैं इसको डिस्कस। हाँ भाई सर, प्लस नहीं इंटू लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, प्लस आएगा यार, ठीक है सर जी। कहां पर ऑप्शन सर जी, देखें ए ऑप्शन की बात आप कर रही हैं, पी के ए प्लस पी के बी इक्वल्स टू 14। पी के ए और पी के बी की बात आप कर रहे हैं कि 14, तो ये यार ये वही चीज रिफ्लेक्ट कर रहा है ना यहाँ पर। के डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, के डब्ल्यू की वैल्यू 10 पावर माइनस 14 होती है। इट्स नॉट एग्जैक्टली, इट्स नॉट इक्वल्स टू 14। के डब्ल्यू की वैल्यू 10 पावर माइनस 14 होती है। सो ये भी ऑप्शन हमारे पास ठीक है ना। चलिए मैं इसको इस तरह करूंगा, इसको मैं जस्टिफाई कर दूंगा आप लोगों को कल, या फिर ये है कि रिटन फॉर्म में जस्टिफाई कर दूंगा। अब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है। कल मिलते हैं इंशाल्लाह। सर आ चुके हैं और मुझे कह रहे हैं कि सर आपने मेरा टाइम ले लिया है, आज भी क्लोज कर दें। तो अपना ख्याल रखिएगा, कल मैं इसको फिर आपको रिटन फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगा। इसका ऑप्शन ठीक है भाई, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसका राइट ऑप्शन क्या बनता है, किस तरह बनता है, क्यों बनता है, उसकी रीजन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।